मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका थोड़ा सा जितना कल पढ़ा था उसका 5 मिनट में ब्रीफ रिवीजन हो जाए। देखो, हम स्टार्टिंग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर सच ए वायर। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे थे आई से। फॉर्मूला आया था हमारे पास, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फिर हमने थोड़ी सी बात की थी चार्ज की कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। चार्ज दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम एक छोटी सी फिजिक्स अपने जो चार्ज है उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अगर आपसे पूछे कि चार्ज की प्रॉपर्टी बताओ तो आप बता सकते हो कि वो क्वांटाइज्ड होता है। नंबर 2, वो कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड कह सकते हो कि उसको ऐड किया जा सकता है। फोर्थ कह सकते हो कि उस पर वेलोसिटी कहो आप या स्पीड कहते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेलोसिटी या स्पीड से अनइफेक्टेड रहता है ये। हम जो स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं अब वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटा जो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको उसको गौर से देखें। ये क्वांटा, ये क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। यानी ये कहें कि एक फिक्स अमाउंट होती है एक। जैसे हमने बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज किस वजह से आता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। यानी या तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से निकल जाए या ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी पर या किसी मैटर पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। हमने कहा था एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी से जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी से जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने कभी यही बात की कि हम ऑब्जेक्ट को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। पर यह पॉसिबल नहीं है कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3.25 इलेक्ट्रॉन दे दिए। वो चीज पॉसिबल नहीं है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब कि उसको एक फिक्स अमाउंट में बॉडी को दिया जा सकता है या बॉडी से लिया जा सकता है। अगर आप चाहोगे तो एक बॉडी से अगर ये कहें कि बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो इससे कम से कम बॉडी ए से बी पर 1 इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा करोगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उससे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है। इतने इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। या ये कहें कि चार्ज कितना जा रहा है, तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जो बॉडी ए से बॉडी बी पर चार्ज जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। अगर हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है या जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो है 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल। या इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इलेक्ट्रॉन पर हम बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है तो हम माइनस लगा देंगे इसके आगे। 2 से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ऐसे ही अगर हम 3 चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। यानी आप कम से कम जो चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो वह है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम कम से कम आप ट्रांसफर कर सकते हो। और इस चार्ज को जो कम से कम ट्रांसफर किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि ये जो सबसे छोटा वो चार्ज है जो इंडिपेंडेंट होता है। सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज पूछे आपसे तो आप कहोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज या फंडामेंटल चार्ज क्या कहोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज ये, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 ही टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो टोटल चार्ज ये ट्रांसफर हुआ। अगर हम ये कहें कि n इलेक्ट्रॉन हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को दे रहे हैं तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई एंड n शुड बी इंटीजर।
एन शुड बी इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, पर आप ये देखोगे ना 2/3, 1/2, 5/2, 7/2, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करना या इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी को देना पॉसिबल है नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, Q इज इक्वल टू एन। इसी पर अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने, रिवीजन कर रहे थे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने कहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन है टाइम। इसके बाद ये कुछ सर्किट दिखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होती है, और इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं। ये आता है माइक्रो एमीटर, या जिसको हमने क्या कह रहे थे एमीटर। तो एमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल, और एमीटर का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार, पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है अपने पास I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसके लिए जो यूनिट आई वो आई एम्पियर। एक यूनिट और कह सकते हैं, वो होती है कूलाम पर टाइम, सॉरी पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड। क्यों, चार्ज की यूनिट होगी कूलाम और टाइम की सेकंड। ये बात कर चुके थे। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। फिर उसके बाद आई बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमने क्या कहा कि हम कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट बी है एक पॉइंट ए है। पॉइंट बी से ए तक चार्ज को लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। किसको लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी बी से ए तक लेके जा रहे हैं। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को ले जाने के लिए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और फॉर्मूला आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम ये कह देंगे कि अगर ये बी पॉइंट जो है कहाँ हो, इन्फिनिटी पर, क्या लिखा जाएगा कि वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड एज 0, देन वैल्यू ऑफ वी ए इज इक्वल टू 0, sorry, VA is equal to W upon Q, and value of V infinity means the value of electric potential difference at infinity considered as 0. Then VA is the electric potential at point A. Definition: electric potential is the work done in carrying a unit positive charge from infinity to a finite point. Electric potential is the work done in carrying a unit positive charge from infinity to a point. If W work done and Q is the charge, then electric potential difference will be V is equal to W upon Q. And the SI unit of electric potential is volt. Other unit for electric potential is unit for work, joule, and unit for charge, coulomb. Then other unit for electric potential will be joule per coulomb. And first unit SI unit जिसको आप कहते हो, the SI unit of electric potential is volt. SI unit of potential difference is volt. 1 volt is equal to 1 joule coulomb inverse. When work done, ये लिखें कि VA is equal to W upon Q. If the work done to move a 1 coulomb charge from infinity to a point is 1 joule, then electric potential at a point A will be 1 volt. अगर आपसे पूछे कि डिफाइन 1 वोल्ट, तब आप क्या लिखोगे कि इफ वर्क डन टू मूव ए coulomb
if work done to move 1 coulomb charge from infinity to a finite point is 1 joule, then the electric potential of that point will be 1 volt. Voltmeter, it is an instrument to measure the potential difference. It has high resistance and always connected in parallel combination. Voltmeter, which is instrument to use measure the potential difference. It is always connected in parallel combination. Parallel combination. Ammeter, which is used to measure the value of electric current. It always connect in series combination. Always series combination. Ammeter. And voltmeter in parallel combination. This is symbol for voltmeter. Positive terminal and negative terminal. बात कर चुके हैं. करंट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दिस इज voltmeter used to measure electric potential. This terminal is positive for voltmeter and this terminal is negative for voltmeter. इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड पाथ और लूप. इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स. जितने भी कंपोनेंट्स हमने लगा रखे हैं उन सब से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो हमें क्लोज्ड लूप या एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा. दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप. This is symbol for bulb. This is ammeter. Switch. Battery. स्विच की भी बात करें तो डॉट लगा हुआ इट मीन्स ऑन स्विच एंड सर्किट इज क्लोज्ड सर्किट. सर्किट आ गया. दिस इज सेकंड सिंबल या अदर सिंबल फॉर स्विच. बल्ब, बैटरी. स्विच ऑन है, सॉरी स्विच ऑफ है, या ये कहें कि सर्किट ओपन है. Then there is no electric current in this circuit. देख रहे हो आप, कहीं पर भी एरो का साइन नहीं है और एरो का साइन हम सर्किट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए. इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स के सिंबल हैं जो हमने पढ़े थे. एक आता है इलेक्ट्रिक सेल. चलो नए तो बना देते हैं. अगर आपको ऐसे एक दिखाई दे, ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़े वाला जो डंडी दिखाई दे रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाली डंडी है वो नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट इज सेल. अगर एक से ज्यादा सेल हो देन दैट इज बैटरी. क्या आता है आपका स्विच, या जिसको कई की कहते हैं. स्विच कहो या कहोगे की. अगर डॉट नहीं लगाए इनके बीच में इट मीन्स ऑफ स्विच. कौन सा स्विच है ये? ऑफ स्विच. एंड सर्किट विल बी ओपन. सर्किट ओपन होगा एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. सेकंड नेक्स्ट की बात करें तो अगर डॉट लगा हुआ आ गया मतलब है ऑन स्विच. ये है ऑन स्विच. और जो ऑन स्विच होता है उस टाइम हम कहेंगे सर्किट क्लोज हो गया. सर्किट क्लोज हो गया. देयर विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कुछ ना कुछ होगी, जो भी हो, जितने हम फ्लो कर रहे हैं उतनी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट होगी. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे जंक्शन की. अगर एक नॉर्मल वायर जा रहा है, एक इधर से वायर आया, हमने इस वाले वायर को कट करके यहाँ पर टेपिंग कर दी, then it is known at junction. It is known as junction. And अगर आपको कभी इस प्रकार की सिचुएशन मिले then it is crossing without joining. Crossing without joining. Got it? इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल
बहुत बार बात कर चुके हैं इसकी। इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक सेल का आ गया, बैटरी आ गई, की आ गई, जंक्शन आ गया, उसके बाद ज्वाइनिंग के बिना जो क्रॉसिंग है वो आ गई, बल्ब आ गया। अब बच गया सिंबल रेजिस्टेंस का, दैट इज सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, डिपेंड करती है, लेकिन अगर इस तरीके का सिंबल दिया हुआ मिले, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। एंड अदर सिंबल विच इज लाइक दिस, ये अगर दोनों सिंबल आपको दिखाई दें, इट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जो चेंज होने वाले रेजिस्टेंस हैं वो होते हैं ये। और रही बात एमीटर और वोल्टमीटर की, तो कम से कम हम 15 बार वो सिंबल यूज कर चुके हैं। अगर ए के अराउंड आपको ऐसा राउंड करके ये प्लस ये माइनस का सिंबल दिखाई दे, देन इट इज एमीटर एंड दिस इज वोल्टमीटर। आज हम बात करने जा रहे हैं इससे आगे हम बात करेंगे आज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता क्या है, किस किस चीज में रिलेशन बताता है? तो पहली बात तो ये कहेंगे जो ओम्स लॉ है वो वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप जो कंडक्टर है आपका, उसका टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह सेम रखते हो, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ, potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that temperature remains constant। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हो तो इसके 2 पॉइंट ले लो, कोई जो आपको मन करे, वो 2 पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शर्त ये है कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इतनी सी बात देखें तो V क्या होता है, या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। हम बात करें फ्लो ऑफ चार्ज। एक बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम कहें कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, या ये कहें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो नहीं हो रहा तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं। फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट तो डेफिनेटली चार्ज मूव करेंगे, चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो चार्ज को एक जगह से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे उतनी ज्यादा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और एक जगह से दूसरी जगह जितने ज्यादा चार्ज जाएंगे उनको ले जाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा तो चार्ज फ्लो होने वाले चार्ज ज्यादा, फ्लो होने वाले चार्ज ज्यादा तो हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया वो ज्यादा। और वर्क डन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा तो वैल्यू ऑफ चार्ज या मूविंग चार्ज या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाले चार्ज की वैल्यू ज्यादा। और चार्ज की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब हम ज्यादा वर्क डन करेंगे। और ज्यादा वर्क डन करने का मतलब है अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज्यादा होगा। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर हम I को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो V ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, तो V ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। या ये कहें कि V बढ़ा रहे हैं तो I बढ़ रहा है। अगर हम I बढ़ाएं तो V बढ़ता है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो चार्ज ज्यादा जाएंगे, हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर दोनों क्वांटिटीज एक के बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी अगर आप बढ़ाओ
उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ रही है, देन बोथ क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं हम आई, और ये इसके दो पॉइंट है ए एंड बी। तो ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट I। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ये है स्टेटमेंट। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज R। तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, और R है ये क्या है, इट इज ए कांस्टेंट which is known as resistance of conductor, resistance of conductor। अगर हम वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो वायर के जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहते हैं हम R आएगा। ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। अब फिर बात ये आई कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस होता है डिस्टरबेंस टू डिस्टरबेंस, एक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो डिस्टरबेंस आएगा, या एक डिस्टरबेंस इन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, या ये कहें कि डिस्टरबेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस आता है, अगर आप देखोगे तो अगर इलेक्ट्रिक करंट रेगुलर किसी भी कंडक्टर में, हम कई कंडक्टर हमने ऐसे देखे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी देर फ्लो करें तो वो हीट होने लग जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी वो अलो नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए। डिस्टरबेंस का मतलब ये है कि वो उस प्रोसीजर को रोकने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस कहेंगे जो किसी भी कंडक्टर के अंदर वायर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो को कम करे या कम करने की कोशिश करे, वो होगा रेजिस्टेंस। या सीधा कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस फ्लो होने में जो डिस्टरबेंस आ रहा है विच इज रेजिस्टेंस। आर से लिखें, बात करें पूरी, इसके बाद किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं करता। इससे पहले ओम्स लॉ देखो, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। किस किस के बीच में है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किन के बीच है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। और हम एक्स एक्सिस पर वो क्वांटिटी शो करते हैं हम जिसको चेंज कर रहे हैं, वो क्वांटिटी शो करते हैं जिसको हमें चेंज करें। हम किसको चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर का, वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार चेंज होता है कि एक कंडक्टर के लिए उन दोनों का रेशियो सेम बना देता है। अब आप देखो कि जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होगे तो कुछ ऐसे आएगा। देखो इस ग्राफ की स्लोप देखो आप, ये जो ग्राफ है स्लोप देखोगे आप, हर जगह इनकी स्लोप आपको सेम मिलेगी। हर जगह जहां पर भी देखो ग्राफ की स्लोप है सेम मिलेगी। ग्राफ की स्लोप सेम मिलने का मतलब है दोनों का रेशियो फिक्स आ रहा है। और अगर गौर करोगे तो दोनों का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, देखो क्या लिखा, V इज इक्वल टू आर आई। आर की वैल्यू देखना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। इसीलिए हमने कहा कि इन दोनों का अगर आप
इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। एक ये अगर एंगल हम मान लेते हैं थीटा, क्या मान लें? थीटा। तो इसका टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा आएगा ये साइड, जिसको हम नाम दे देते हैं जैसे ए बी और ये ओ हो गया, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा, और ए बी अपॉन ओ बी अगर आप देखोगे तो जो ए बी है वो किसकी वैल्यू है? वी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जो टेन थीटा है उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, टेन थीटा को कहा जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ। और जो वी आई कर्व की जो स्लोप होती है वो शो करती है रेजिस्टेंस को। किसको शो करेगी? रेजिस्टेंस को। तो स्लोप रेजिस्टेंस को शो करती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ए बी क्या है? वी की वैल्यू है। वी अपॉन ओ बी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ रही है आई। तो हम कह सकते हैं कि वी आई कर्व जो है, वी और आई के बीच का जो कर्व है उसकी स्लोप हमें किसकी वैल्यू देती है? रेजिस्टेंस की। और वी आई कर्व ओम्स लॉ के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास होता है, जो ओरिजिन से पास होगा। अब देखो बात करेंगे रेजिस्टेंस की। दोबारा देख लो एक बार छोटा सा, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो V इज इक्वल टू आर आई। आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यह एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब आप V और I के बीच ग्राफ देखोगे, V और I के बीच ग्राफ देखोगे, V और I के बीच ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है आपको? एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा जिसको हम कहते हैं टेन थीटा, ये जो स्लोप है किसको शो कर रिप्रेजेंट करता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। और इसकी स्लोप आती है टेन थीटा इज इक्वल टू V अपॉन आई, एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई आएगा। स्लोप देख लो। अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हम टेन थीटा के लिए क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू आ रही है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, V की। तो हम पुट कर दिया हमने ऊपर V, एंड जो बेस है वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट I की। तो हमने बेस की जगह लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट I, और V और I का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस। हम ये कह सकते हैं कि V I कर्व का जो स्लोप है वो हमें उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। अब देखो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, होता क्या है? Resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. Resistance है वो किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करती है, जो उनके फ्लो को कम करने की कोशिश करती है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है। बिल्कुल तो नहीं रोक सकती, लेकिन डिक्रीज करती है। या ये कह सकते हो सीधी सीधी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो परेशानी आती है, समस्या आती है, बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, जो डिस्टरबेंस आता है, विच इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है इसकी यूनिट? है ओम। और इसका सिंबल होता है ये ओम, ऐसा यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे 1 ओम क्या होता है। हमने फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो हम ये कहें कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और उसके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 आ जाए, किसी वायर में जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है, उस वायर के कोणों की, उस वायर के किन्हीं दो पॉइंट्स की, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 ओम। कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 ओम। When potential difference
is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. अगर किसी सर्किट में एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एंड उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम. क्या आता है रियोस्टेट? हमने बात की थी कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम की एक चीज है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका हमने कुछ इस प्रकार से सिंबल बनाया था. एक तो सिंबल ये था, या ये सिंबल ना लेना चाहो तो दूसरा सिंबल ये था. ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस. और हमने कहा कि जिससे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेजिस्टेंस को वेरी करवाने के लिए काम में लिया जाता है, दैट इज ए रियोस्टेट. दैट इज रियोस्टेट. कुछ इस प्रकार का होता है. जब आप लैब में जाओगे 12th क्लास में या 11th क्लास में, जब भी मौका मिले आपको, तब आप देखोगे कि रियोस्टेट होता क्या है. रियोस्टेट क्या होगा? इसका अगर इलेक्ट्रिक अपने जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी करवाना हो तो इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इतना बड़ा ये पोर्शन, ये मूविंग होता है. और ये जो रोड दिखाई दे रही है, इस रोड पर मूव करता है ये. और ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं बाइंड किए हुए, ये रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने के काम आएंगे. तो इसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और जैसे ही हम आगे पीछे मूव करवाएंगे तो रेजिस्टेंस वेरी होगा. और वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, या तो ये कहो या ये कहो. वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज. क्या है जी ये? हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट चेंज करना है हमें किसी भी वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब आपने एक चीज देख ली कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसकी बात कर रहे हैं. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस. पहले उसको सोच के देखो वो क्या चीज है. वो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम या जो कम करे, डिक्रीज करे. यानी जिसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू उतनी ही कम फ्लो होगी. अगर हम किसी भी सर्किट के लिए हमने बैटरी फिट कर दी जिसको हम चेंज नहीं कर रहे, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम चेंज नहीं करेंगे, और फिर चाहते हैं कि हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दें या इलेक्ट्रिक करंट घटा दें. अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा. और रेजिस्टेंस घटाएंगे तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस कैसा हो गया? उसका वेरिएबल. और वेरिएबल रेजिस्टेंस इससे आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इससे आता है. ये है रियोस्टेट. हमें अगर एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को वेरी करवाना है, वेरी करवाने का मतलब कम या ज्यादा करना है. अब हमें ये सीधा सीधा पता है कि रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट पर, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा. रेजिस्टेंस क्या होता है? ए डिस्टर्बेंस इन फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो डिस्टर्बेंस बाधा आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होता है, वो है रेजिस्टेंस. जो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, जो रेजिस्ट करता है अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को. तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो क्या उस सर्किट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज नहीं होएगा? और हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. और अगर हमें इंक्रीज करना है इलेक्ट्रिक करंट को तो हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा. इसका मतलब रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं. तो रेजिस्टेंस के लिए तो हमने एक फिक्स वैल्यू काम में ली थी. रेजिस्टेंस के लिए तो हमने कहा था कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है. जब मैंने ये लिखा था कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो सर क्या काम में ले? तो इसकी जगह हम काम में लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या काम में लिया जाता है इसमें? वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये चीज वेरिएबल रेजिस्टेंस. और वेरिएबल रेजिस्टेंस कहां से यूज करेंगे? तो जी यूज करेंगे अपने रियोस्टेट से. हम इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करो, और अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दो विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स चेंज नहीं करना तो हम जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे दैट इज रियोस्टेट. नेक्स्ट, आगेगा कुछ फैक्टर. फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड.
रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की, सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर की। अगर हमारे कंडक्टर का, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे विच इज कंडक्टर, और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो घट जाता है। अगर वो हीट होने लग जाए, या ये कहें कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, कम रहे, तो रेजिस्टेंस कम रहता है। या ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या आप इतना याद रखो कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट चीज जिसकी बात करेंगे कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर। फर्स्ट होगा टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर नॉर्मल तो रेजिस्टेंस कम। अब ये हो गई फर्स्ट। इसके बाद जो हमें बात करनी है, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर यानी स्मॉल एल जिसको हम कहते हैं। रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो उतना ही उसमें कम होता है। बहुत ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो घट जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो घटने का मतलब अब क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन है, रेजिस्टेंस। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। सेकंड बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले देखो क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है। अगर हमें तो वायर होता है, उसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस प्रकार सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। आपको क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा। तो सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगा तो उसका देखना, बॉटम देखना और टॉप देखना कैसा होता है, वो होगा सर्क्यूलर। कैसा होता है, तो कहेंगे सर्क्यूलर। अगर ये वायर है तो इसका जो ये एरिया होता है, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये जो एरिया ना, ये सामने का बिल्कुल फ्रंट का, ये दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सीधा सीधा कहना चाहें तो वायर की मोटाई, सीधा सीधा कहना चाहेंगे तो क्या होगा, वायर की मोटाई। वायर कितना मतलब यहां से मोटाई कितनी है, या कह सकते हैं उसका डायमीटर ज्यादा हो, या कह सकते हैं उसकी रेडियस ज्यादा हो। रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगी तो डायमीटर भी ज्यादा होगा, और डायमीटर ज्यादा होगा इसका मतलब ये साइज बड़ा है यानी मोटाई ज्यादा है इसकी। और ये मोटाई का मतलब हो गया यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो हम कहेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हो तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया घटा देते हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक का हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी बात की थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ती है, इट मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या कहें कि सेकंड क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट। इसमें कहें कि हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। हमने क्या किया, एरिया इंक्रीज किया
रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। दूसरी बार हमने क्या किया, हमने एरिया डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस सॉरी एरिया डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी घटती है या एक को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब दोनों चीजों को या दोनों क्वांटिटीज को एक साथ लिखते हैं। हमने कहा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और सेकंड हमने कहा था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। चीज और देखो इंटरेस्टिंग सी, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये बला जिसको हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हो। आप कह सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, सॉरी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या ये कहें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हो तो डायरेक्ट A, और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हो तो 1/A। R is directly proportional to 1/A and R is inversely proportional to A. Both statements are same. दोनों ही स्टेटमेंट सेम हैं। क्या कहा हमने कि R is inversely proportional to R is directly proportional to 1/A and R is inversely proportional to A। सीधा A कहोगे तो A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और 1/A कहोगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना बोलने के बाद समझ गए होगे शायद आप, इतने समझदार तो हो लगता है। R is directly proportional to L and R is directly proportional to 1/A। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या कहेंगे, R is directly proportional to L/A, R is directly proportional to 1/A। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये हम हटाएंगे तो यहां आएगा एक कांस्टेंट विच इज रो। R इज इक्वल टू रो L/A। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं रो। रो क्या कहा जाएगा उसको, रो। ये जो रो होता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या होता है ये, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज रो, एंड रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो को कहते हैं हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी है वो ना तो डिपेंड करती है लेंथ पर, ना डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। ये कंडक्टर्स के लिए बहुत कम वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, ये होती है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁶ to 10⁻⁻8, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻8। अब पहले इससे पहले बात करेंगे हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट की, सॉरी जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट। आप देखो रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करो यहां से, तो रो रखना है बस अपने को। तो ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको डिवाइड है, फेंक के मारो इधर, क्या आएगा RA। ये जो L दिखाई दे रहा है इसको फिर फेंक के मारो तो आएगा अपॉन L। क्या कहे, रो इज इक्वल टू RA/L। देखो रो इज इक्वल टू RA/L। याद हो तो जो R है वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज रो, सॉरी ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड A इज क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया चाहे कोई सा भी हो, चाहे क्रॉस सेक्शन हो,
सी एस से हो चाहे टी एस से हो, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं हम एरिया की यूनिट? किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एरिया फाइंड करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ उसमें 2 बार मल्टीप्लाई होगी। देखो सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए हम कहते हैं साइड स्क्वायर एरिया। इसमें रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस मीटर में मेजर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, साइड मीटर में मेजर करेंगे तो इसका यूनिट भी मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी मीटर में ये भी मीटर में तो मीटर स्क्वायर। आप सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसको हम कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होती इनकी। आर की रेडियस है तो मीटर, एच हाइट है तो मीटर, तो अपना क्या गया मीटर स्क्वायर। चलो CSA नहीं TSA और देख लो, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने दोनों अलग अलग क्यों लिखे। 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल निकालोगे तो एरिया ऑफ बॉटम एंड एरिया ऑफ टॉप, तो टॉप भी सर्कुलर बॉटम भी सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। दोनों को एक जगह लिखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको आप पूरे फॉर्मूले को एक साथ, 2 पाई आर एच प्लस आर। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक कोई डिस्टेंस आएगी तो मीटर में आएगी, ये बार मीटर पड़ा है तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसकी बात नहीं, कोई भी ऐसी ज्योमेट्री जिसका आप एरिया फाइंड कर सकते हो, यूनिट ऑफ एरिया विल बी मीटर स्क्वायर फॉर ऑल ज्योमेट्री, तो क्या आ गया, एरिया का यूनिट है मीटर और लेंथ का आता है, सॉरी एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का आता है मीटर, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की जो यूनिट बच गई अपनी वो बच गई ओम इंटू मीटर। क्या बच गई, ओम इंटू मीटर। तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब यहां से आपको पूछ सकता है कि 1 ओम मीटर क्या होता है। ओम मीटर को डिफाइन करो, 1 ओम मीटर। या ये कह सकता है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो फिर भी वही 1 ओम होता है। ओम मीटर लिखेंगे तो क्या डिफाइन करना अपने को, 1 ओम। तो देखो फॉर्मूला क्या अपना, आर रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। अगर मान के चलो किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर इज 1 मीटर। अगर एक कोई वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, देन उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी। फिर पहले देख लेते हैं 1 ओम नहीं, सॉरी 1 ओम रेजिस्टिविटी ये नहीं कर रहे हम, हमसे पूछे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी वायर का 1 मीटर स्क्वायर और उस वायर की लेंथ अगर 1 मीटर है, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 पुट करो, इसकी वैल्यू 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा आर सॉरी रो इज इक्वल टू आर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये। अगर वायर की लेंथ या कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के। देखो थोड़ा सा on which resistance of a conductor depends। फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, किस पर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बात कर चुके हैं इसकी। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहो या क्रॉस सेक्शन एरिया कहो, यानी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो दोनों स्टेटमेंट लिखे थे हमने, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए।
थर्ड कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी भी हम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखो, अगर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, पी नहीं होता भी, ये रो होता है, ये पी नहीं होता, इसको पढ़ोगे आप रो, अभी लिखा था मैंने, ये इंग्लिश में ऐसे होता है, हिंदी में ये होता है रो, रे अदा, रो। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि अगर किसी भी कंडक्टर की या वायर की लेंथ इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। या ये कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी है वो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले एरिया के, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले जो कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ये रहा सिंबल ओम मीटर। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। बात की थी हमने इसकी कि जो रेजिस्टिविटी है वो ना लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इसकी भी हमने बात की थी कि रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, अलॉयज होती है मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, दो मेटल्स को मिला के नई मेटल बनाए, वो होती है अलॉयज। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, आपसे पूछे कि मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी और जो अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू पावर -6 ओम मीटर। अगर आपसे कोई पूछे, जनरल सी बात है वैसे पता होगा आपको, मैं पूछूं कि 10 टू पावर -8 बड़ा नंबर है कि 10 टू पावर -6, याद रखना अगर पावर नेगेटिव हो तो जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। पावर नेगेटिव बड़ी दिखाई दे रही है 8, पर ये छोटी क्वांटिटी है। पावर 6 छोटी दिखाई दे रही है बट ये बड़ी क्वांटिटी है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, चलो जी नया वर्ड है एक, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, सीधा सीधा कहें तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो सके वो इंसुलेटर होते हैं। थोड़ा सा और ढंग से, तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो, क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना पाए जाते हो, such materials are known as insulator। ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना पाए जाएं उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर्स के लिए जो इसकी वैल्यू है या जो रेंज है वो होती है 10 टू पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू पावर 17 ओम मीटर, यानी उनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। या ये मान लो कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता इसलिए इनको इंसुलेटर कहते हैं। या इनमें देखो सीधी सी बात ये है कि हमने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने बात करी कि फ्लो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। और हमने इसमें कह दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस होगी ही नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कई जगह आपको रजिस्टर्स लिखा हुआ मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ऐड कैसे करते हैं, इनके लिए हमारे पास मेथड है दो। कितने मेथड हैं जी, दो। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या है,
सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कल का एक माहौल बना रखा है ना कि एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे दोनों में। और पहली हेडिंग रहेगी अपने की सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो पहले डायग्राम बनाए, डायग्राम से डेफिनेशन है ना और बेटर समझ में आएगी। क्या है ये, देखा हुआ लग रहा है कहीं? तो पहले देखा है कि नहीं देखा इसको? देखा है जी। क्या होता है रेजिस्टेंस। चलो ये तो गलत बात है, अभी 3 आ गए तो अब इसको आर 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 लिखें क्या? लिख सकते हैं, पर हमें पता थोड़ी है कि तीनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। हो सकता है तीनों की वैल्यू अलग अलग हो, तो हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। तो क्या कहेंगे, ये दैट इज R1, ये R2, ये R3 मान लेते हैं। ये है अपना R3। एज्यूम करने में तो माहिर हो चुके होगे मैथ में। अब देखो इतने से तो काम चलेगा नहीं, हमने फिर बात की थी कि एक सर्किट होता है, एक सर्किट होता है, तो सर्किट कंप्लीट करो इसका। ये आ गया जी वायर, बताओ अभी बैटरी लेंगे सेल? चलो बैटरी ले लेते हैं, सेल यूज नहीं करेंगे। ये लगा दी हमने की, और ये कर दिया हमने सर्किट को क्लोज। क्लोज होते ही बात आ गई इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की, कि जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बोलो यस कि नो? होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा जी। अब आपसे पूछेगी क्या ये सर्किट सही है, तो ना जी गलत है। सही करो इसको। कैसे होगा सही है सर? स्विच ऑन करो इसका, ये बन गई बात अपनी। अब हो गया स्विच ऑन। स्विच ऑन होने के बाद करंट फ्लो होगा। सर्किट क्लोज अब हुआ है, पहले क्लोज नहीं था, पहले ओपन था, की ऑफ थी, अब की ऑन है, सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज है तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो हमें सिंबल दिखाना पड़ेगा। हमने सिंबल दिखा दिए। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है हमारे पास, आई आ रहा है। कितना आ रहा है? आई। ये जो बैटरी जुड़ी है इसका मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। कितना मान लिया? V। चलो जी, एक पॉइंट ये देखो, अच्छे से देखो, ऐसे बात बनेगी नहीं। ये देखो पॉइंट A, एक पॉइंट यहां बना लेते हैं, और B आ गया जी, ये आ गया C, और ये आ गया जी D। देखो दिक्कत तो नहीं है यहां तक। हम कह रहे हैं कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट चेंज होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। A और B के बीच कुछ और होगा, हम कह रहे हैं कि V। तो बताओ क्या पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए V होगा? ना जी, पॉइंट चेंज, जो 2 पॉइंट थे वो चेंज हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो गया। हमारी फेवरेट चीज V1, V2 एंड V3। चलो जी, तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी हम I1, I2, I3 लिखेंगे? तो जवाब है ना, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट I आ रही है, यहां तक कितनी आई है? ये I। ये इलेक्ट्रिक करंट I R1 के अंदर घुसेगी, फिर वापस निकलेगी, फिर यही I इलेक्ट्रिक करंट कहां घुसेगी? R2 में, फिर वापस निकलेगी, फिर कहां घुसेगी? R3 में, फिर वापस निकलेगी, और यहां कितनी फ्लो हो रही होगी? I। हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो रेजिस्टेंस कैसे जोड़े हैं। पहले रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से, और दूसरे रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से जुड़ा है। यानी पहले का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से,
और दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हो, या ये कह सकते हैं कि जो एंड टू एंड कनेक्शन हो, क्या हो, एंड टू एंड, इसका एंड इसकी स्टार्टिंग, इसका एंड इसकी स्टार्टिंग, तो जो एंड टू एंड कनेक्शन होता है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा गौर करो, टॉपिक फेवरेट हो जाएगा आपका। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, रेजिस्टेंस का एंड टू एंड कनेक्शन, पहले का एंड दूसरे की स्टार्टिंग, दूसरे का एंड तीसरे की स्टार्टिंग, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात? अब देखो जी, पूरे सर्किट के लिए हमारे जो एक साइंटिस्ट आए थे ओम नाम करके, देखा हो तो बीच में याद आया हो, अच्छा और वापस याद आया क्या? तो हमने पढ़ा था ओम्स लो, क्या पढ़ा था? ओम्स लो, और हमने कहा था V इज इक्वल टू आई आर। याद नहीं आया, चमन प्रास खाया करो, याद रखो V इज इक्वल टू आई आर। यहां से पूरे सर्किट के लिए अगर मैं कहूं कि आप V की वैल्यू बताओ मेरे को, तो V, ठीक है जी, फिर बताना क्या आई आर है ना? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक करंट तो आई है। पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इस बैटरी के अक्रॉस 2 पॉइंट मानना आप, इन 2 पॉइंट के बीच में अगर आप यहां पर जोड़ देते हो वोल्ट मीटर, क्या जोड़ देते हो, वोल्ट मीटर, तो कितना आएगा, V आएगा। तो ये वायर ही तो है, पॉइंट तो सेम ही है। अगर इस पॉइंट को एक बार आप मान लो कि P है और ये Q है, इन 2 पॉइंट के बीच आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस है कैलकुलेट कर रहे हो। तो सोच के देखो एक बार, थोड़ा सा वाइड सोचो कि क्या ये ऊपर का जो पूरा पोर्शन है वो इन्हीं 2 पॉइंट के बीच नहीं है? अगर मैं इस सर्किट को यहां से इतना छोड़ के P और Q को पकड़ के ऐसे लंबा कर दूं, तो क्या P और Q के बीच नहीं आएगा? ये जी आएगा। आएगा तो पूरे सर्किट के लिए, या A से D तक की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा जी। चलो ठीक है, याद रखना A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अपना, V आ गया। A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V आ गया, I आ गया। तो जी रेजिस्टेंस क्या लें, कौन सा लें, R1 लें कि R2 लें कि R3 लें? तो सुनो बात, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने का मोटिव यही है कि ये कहता है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस लेके आओ कि इन तीनों को उठा के और उसकी जगह वो पुट कर दे, बट V I चेंज नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस जितना इस वायर का या इन तीनों का इंपैक्ट, तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इंपैक्ट है रेजिस्टर्स का, उतना इंपैक्ट उस अकेले का रहना चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए फिर, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस चाहिए। अब इक्विवेलेंट कैसे होगा, करेंगे, शांति रखो। हमें क्या चाहिए, R1 R2 और R3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। समझ गए बात? इक्विवेलेंट का मतलब अब कैसे करें कि तीनों को जोड़ दें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्विवेलेंट होगा। तीनों को एक से डिवाइड कर दें, वो सॉरी, एक जो तीनों है ना इनको जोड़ के इसका जो भाग है वो दे दें किसमें, 1 में, या 1 को डिवाइड कर दें सारों से, या सभी को 2 को जोड़ दें, तो क्या करें? तो शांति रखो, आएगा। हमें इतना पता चल गया कि पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, और ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इन दोनों के आगे का V2, इन दोनों के आगे का V3। हाँ जी, आगे देखो। अब पूरे सर्किट की बात करें तो R1 R2 R3 तो नहीं लिख सकते। अब देखो, अभी बोला ना इक्विवेलेंट, तो हम लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए, I R इक्विवेलेंट। आ गया अपना फॉर्मूला, क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। हमें चाहिए अब R इक्विवेलेंट। I की वैल्यू पता है जी हमें, V की वैल्यू बैटरी से दे रखी है, पता है हमें, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप लेके आओ ओम्स लॉ। क्या लगाएंगे इसमें, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले देखो V, पहले के लिए V कितना है, V1, कितना है पहले के लिए V, तो V की वैल्यू है V1। इलेक्ट्रिक करंट सभी में आई है तो आई आ जाएगा। फिर क्या आता है उसके बाद, रेजिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, IR1। ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर मैं कहूं कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसमें फिर ओम्स लॉ लगाओ आप दोबारा, फिर क्या कहोगे, V2 इज इक्वल टू IR2। बोलो समझे कि नहीं समझे,
समझे। नेक्स्ट थर्ड की बात करो। थर्ड में लगाओगे आप फिर ओम्स लो, तो V3 इज इक्वल टू IR3। क्या आएगा? V3 इज इक्वल टू IR3। अब देखो, सब कुछ भूल जाओ, एक बार पीछे वाला याद करो कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं ऐड कर दूं इक्वल किसके आएगा? तो जी सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो हम कहेंगे कि अगर हम तीनों को ऐड करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल आएगा? V के इक्वल। बिल्कुल सही हो आप, गलत जा ही नहीं सकते आप। देखो दोबारा, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। तो फिर आ जाओ वहां वापस। P इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या आएगी? IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। V की वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं थी हमारे पास, वो देखो क्या है? IR इक्विवेलेंट। क्या है? IR इक्विवेलेंट। यहां लिख सकते हो लिखने को कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4। अच्छा 2 3 4 तो आपने लिखी नहीं, अब लिख देंगे, क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख दिया। कॉमन क्या रहा है अपना? अब कॉमन आ रहा है इधर I, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो जी, I इधर भी है इधर भी है, दोनों को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो क्या आएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या गया अपना? R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या था कि हम उन तीनों को हटा के अपना एक नया रेजिस्टेंस लेके आए और वो लगा दें और दोनों का इफेक्ट जो पहले वाली कंडीशन थी उतना इफेक्ट बाद वाली कंडीशन का हो। पहले हमने R1 का एक लगा रखा था, R2 का एक लगा रखा था, R3 का एक लगा रखा था। समझ में आया R इक्विवेलेंट क्या होता है? अब चलो एक बार सोच के देखो इक्विवेलेंट का मतलब। ये देखो वहां मान के चलना है, एक बार डायग्राम चेंज नहीं करना, मान के चलना है केवल। फर्स्ट रेजिस्टेंस रखा था वो था 2 ओम का, कितने का मान लिया? 2 ओम का। सेकंड था वो था 3 ओम का। फोर्थ था सॉरी थर्ड था वो है 4 ओम का। ठीक है जी। अपना फॉर्मूला क्या कहता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को जोड़ दो। क्या करेंगे? 2 3 5 5 और 4 9 ओम आ गया। बोलो कितना आया? 9 ओम। इक्विवेलेंट का मतलब होया कि आप इन तीनों को निकालो यहां से। क्या करो? तीनों को यहां से निकालो और एक 9 ओम का उठा के लाके यहां रख दो। क्या करेंगे? इन तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जो 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के थे उनको यहां सर्किट से निकालो बाहर। इतना लंबा चौड़ा काम करना ही नहीं है, एक ही सर्किट एक ही रेजिस्टेंस रखेंगे और वो 9 ओम का लगाएंगे। सर 9 ओम का क्यों लगाएंगे? अरे इन्हीं के तो इक्विवेलेंट आया है वो। नहीं नहीं, जितना काम ये तीन मिलके कर रहे हैं उतना काम अपना ये जो रेजिस्टेंस है ना 9 ओम वाला वो अकेला कर देगा। चलो जी, पता चल गया 3 रेजिस्टेंस होती है, हो गया। अगर मैं ये कहूं कि n रेजिस्टेंस हो तो कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हो? n रेजिस्टेंस। अब क्या करें? n का मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं। कितने करें? तो सर कुछ नहीं करना। क्या करो आप है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सर यहाँ कैसे कहां तक जाएं? तो भाई कहां तक लिखा है आपने? हमने कहा है जी कितने रेजिस्टेंस है? n। तो n तक चले जाओ। तो बोलो गए कि नहीं गए? गए। कहां तक चले गए? Rn तक। अगर n रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा किसका? R इक्विवेलेंट का। चलो इसके बाद एक बात और आ गई। बात क्या आई कि सर अगर मान लो सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों, यानी R1 इक्वल हो R2 के इक्वल हो R3 के इक्वल हो R4 के,
इक्वल हो किसके, इक्वल हो गए आर एन के, सारे के सारे इक्वल हैं। तो आप एक छोटी सी बात सोचो, इतना सोच लिया कि सारे के सारे इक्वल हैं, और हम मान लेते हैं जो इक्वल वैल्यू है वो कितनी है, आर है। R1 भी आर ओम का है, R2 भी आर ओम का है, R3 भी आर ओम का है, R4 भी आर ओम का है, R5 भी आर ओम का है। तो इतनी चीज सोचने के बाद एक चीज देखो, छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, कि मैं आपको कहता हूं 3 + 3 + 3 3 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, सोचो इसको कितनी बार लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या करोगे भी, 13 बार ऐड कर देंगे, बेवकूफ हो गया, 13 बार ऐड नहीं करना, क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 13 से। क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं आएगा, बोलो जी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हमें n टाइम जोड़ने से बेटर नहीं है क्या, n टाइम ऐड करने से बेटर ये नहीं है क्या कि हम क्या करें, उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अब देखो आर 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 एन बार जोड़ने से बेटर ये नहीं कि आर को एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा एन आर, क्या आ जाएगा एन आर। अगर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हों तो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी R1 + R2 + R3। n जुड़े हों तो यहाँ n तक चले जाओ और सारे सेम हो तो R इक्विवेलेंट = एन आर कर दो। वापस आ जाओ थोड़ा सा पीछे, आपसे पूछे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का जो एंड टू एंड कनेक्शन है उसको हम कहें सीरीज कॉम्बिनेशन, या ये कह सकते हो कि पहले का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से और दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू सेम रहती है, चेंज होती नहीं है, तीनों के लिए क्या है आई की वैल्यू सेम है, सेम थी कि नहीं थी, ठीक। तीनों रेजिस्टेंस के लिए V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा, V1 V2 V3, रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ओम्स लॉ कहता है V = IR, तो हम पूरे सर्किट के लिए क्या लिखेंगे, 3 रेजिस्टेंस लिखे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आएंगे, तो हम कहेंगे V = I R इक्विवेलेंट। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप ओम्स लॉ वैलिड करोगे या यूज करोगे इस पे फर्स्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप कहोगे V1 = IR1, सेकंड के लिए V2 = IR2 और V3 के लिए थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 = IR3। हमने कहा था कि टोटल रेजिस्टेंस है वो इन तीनों का सम होगा, ऐड करते हैं तीनों को, V = V1 + V2 + V3, V1 की वैल्यू IR1 सेकंड इक्वेशन, V2 की वैल्यू IR2 थर्ड इक्वेशन, V3 की वैल्यू IR3 फोर्थ इक्वेशन। फिर ये V = IR इक्विवेलेंट फर्स्ट इक्वेशन कहती है बात, हमने वैल्यू पुट करी और क्या कॉमन ले लिया I से I कैंसिल कर दिया, क्या आ गया R इक्विवेलेंट, R1 + R2 + R3। और अगर ये रेजिस्टेंस n जुड़े हों तो हम n टाइम लिख देंगे, और अगर सारे सेम हो तो हम क्या कर देंगे, उस जो रेजिस्टेंस हमें कहें कि 2 ओम के या 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा R1 + R2 R10 तक जाना पड़ेगा ना। इससे बेटर ये है कि हम क्या करें 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 बार ऐड हो गया कि नहीं हो गया, तो हमने वैसे ही कर दिया R इक्विवेलेंट = NR। कल स्टार्टिंग में इससे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार वापस देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, फुल सहयोग किया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।